ओके गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी गेट 2025 इकोनॉमिक्स पेपर डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 27 से 40 तक। क्योंकि गाइस क्वेश्चन नंबर 1 से 26 तक आपका जनरल एप्टीट्यूड का पेपर है, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और गाइस ये डिटेल एनालिसिस होगा, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। ये रहेगा पार्ट 1 और जो नेक्स्ट रहेगा पार्ट 2 गाइस हम लोग उसमें रेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और गाइस इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं आईआईटी गेट 2025 के पेपर्स डिस्कशन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 27 आपको यहाँ पे गिवन है कि इन दी कंटेक्स्ट ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट। गाइस हमें पता है ना परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट क्या होता है, जहां पे प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट पे ऑपरेट होती है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट। गाइस नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन है कि प्रोड्यूसिंग लेस देन कॉम्पिटेटिव आउटपुट लोअर्स वेलफेयर, प्रोड्यूसिंग मोर देन द कॉम्पिटेटिव आउटपुट्स लोअर वेलफेयर्स, if welfare is dependent on both in price and competitive outputs, and option 4, if a consumer value the last unit more than its marginal cost of productions, producing an additional unit sell lower the welfare। तो गाइस ये आपको चार ऑप्शंस गिवन है। गाइस आपको एक चीज पता होना चाहिए, अगर आप P इक्वल टू MC पे ऑपरेट करते हो ना, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एफिशिएंसी है ना मार्केट का वो मैक्सिमाइज होता है। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग गाइज ये है कि यहाँ पे हमारा जो टोटल सरप्लस है ना वो भी मैक्सिमाइज होता है इस कंडीशन में प्राइस इक्वल टू MC पे। तो गाइज यहाँ पे हमारा वेलफेयर भी मैक्सिमाइज होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और गाइज जब आप P इक्वल टू MC पे ऑपरेट कर रहे हो तो उस केस में आप कोई क्वांटिटी गाइज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो आप प्रोड्यूस करोगे। तो ये जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी गाइज होता है ना, ये आपका मैक्सिमाइज आउटपुट होता है, ये मैक्सिमम आउटपुट होता है। ठीक है, तो जब ये मैक्सिमम आउटपुट होगा गाइज तो ऑब्वियसली बात है कि भाई ये हमारा एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है, मैक्सिमाइज करता है। और गाइज जब आउटपुट ज्यादा होगा तो भाई वेलफेयर भी ज्यादा होगा उस इकोनॉमी में। इसका मतलब है गाइस कि अगर आप परफेक्टली कॉम्पिटिटिव पे ऑपरेट कर रहे हो P इक्वल टू MC और उससे जो आउटपुट आप प्रोड्यूस कर रहे हो दैट इज Q स्टार, अगर आप इससे ज्यादा या कम जाओगे, उससे ज्यादा या फिर उससे कम अगर प्रोड्यूस करोगे गाइस, तो उस केस में आप इनएफिशिएंसी का सामना फेस करोगे। ठीक है, तो गाइज वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट फर्म्स प्रोड्यूस एट द पॉइंट वेयर द प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी एंड वेलफेयर। और गाइज हमें पता है कि वेलफेयर क्या होता है, मींस टोटल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन द टोटल सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस इज एट हाईएस्ट लेवल। तो इस कंडीशन में गाइज P इक्वल टू MC पे जो आपका वेलफेयर है ना वो मैक्सिमाइज होता है, और इससे जो भी आप क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हो ना ये आपका मैक्सिमम आउटपुट होता है और कोई भी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होता है। तो अगर आप इससे ज्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करोगे या फिर इससे कम आउटपुट को प्रोड्यूस करोगे तो इसका मतलब है कि गाइस अब आप इनएफिशिएंसी का सामना कर रहे हो। तो वही चीज गाइज यहाँ पे गिवन है कि अगर हम कॉम्पिटिटिव आउटपुट से कम प्रोड्यूस करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है कि उस इकोनॉमी में जो वेलफेयर होगा वो लॉस होगा, लोअर वेलफेयर होगा। सिमिलरली अगर हम ज्यादा गाइज प्रोड्यूस करेंगे तब भी जो वेलफेयर होगा वो लोअर होगा, क्योंकि गाइज वेलफेयर मैक्सिमम कब होता है, जब हम P इक्वल टू MC पे रहेंगे और इससे जो हमारा आउटपुट होता है दैट इज Q स्टार, ये हमारा मैक्सिमम आउटपुट होता है। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम आउटपुट होता है। तो गाइस इसका मतलब है कि जो ऑप्शन 1 है भाई ये तो बिल्कुल सही है। सिमिलरली ऑप्शन 2 गाइस ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें ऑप्शन C का कि वेलफेयर इज डिपेंडेंट ऑन बोथ प्राइस एंड कॉम्पिटेटिव आउटपुट, तो गाइस आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हो कि P इक्वल टू MC ये हमारा क्या है, कॉम्पिटेटिव कंडीशन है। तो भाई प्राइस इक्वल टू MC और यहां से हमारा आउटपुट हो गया, तो मतलब कैसे ये डिपेंड है ना, ये डिपेंडेंट है। तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि जो वेलफेयर है इज डिपेंड ऑन बोथ प्राइस एंड द कॉम्पिटिटिव आउटपुट्स। ठीक है, क्योंकि गाइस हमें पता है कि जो मैक्सिमाइज कब होगा, जब प्राइस इक्वल टू MC रहेगा और उस कंडीशन में जो आप आउटपुट प्रोड्यूस करोगे
उस केस में ही हमारा वेलफेयर सबसे ज्यादा होगा। अगर उससे ज्यादा या उससे कम करेंगे तो हमारा वेलफेयर कम होगा। और गाइस क्लियरली आप देख पा रहे होंगे कि जो वेलफेयर है गाइस वो डिपेंड है प्राइस पे, कॉम्पिटेटिव प्राइस पे और कॉम्पिटेटिव आउटपुट पे। तो वही तो है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका मतलब है ये भी सही है। तो गाइस गलत क्या होगा? ऑप्शन डी होगा रॉन्ग। इफ अ कंज्यूमर वैल्यू द लास्ट यूनिट मोर देन इट्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। गाइस आप खुद सोचो कि आपने मार्केट गया, ओके, और आपने गाइस कोई सामान खरीदा, ठीक है, और उसका जो आपने वैल्यू दिया, आपने सोचा कि यार इसका दाम 10 रुपया होना चाहिए, बट आपको जो कॉस्ट लगा ना, लेट सपोज कि वो 5 रुपीज ही लगा। तो इस कंडीशन में गाइस आपका वेलफेयर क्या होगा? ज्यादा होगा ना। आपका वेलफेयर क्या होगा? ज्यादा होगा। बट यहाँ पे गिवन क्या है कि लोअर वेलफेयर। तो इसका मतलब है कि भाई ये हमारा गलत है, ये हमारा गलत है। तो ऑप्शन डी गाइस आपका बन जाएगा नॉट करेक्ट। ठीक है, ओके। सो सिंस बेनिफिट गाइस ज्यादा है कॉस्ट से, तो इसका मतलब है गाइस कि वहां पे वेलफेयर इंक्रीज होगा, वेलफेयर इंक्रीज होगा। बट आपको ऑप्शन में गिवन है कि भाई वहां पे वेलफेयर डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि भाई ये हमारा गलत है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट डिक्रीज, तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द स्टेटमेंट। तो गाइस ऑप्शन डी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो गाइस एक चीज तो हमें यहाँ पे समझ में आया कि जो कॉम्पिटेटिव गाइस इन्वायरमेंट है ना, प्राइस इक्वल टू एमसी, उस कंडीशन में गाइस कोई भी डेड वेट लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है कि अगर प्राइस डेविएट करता है फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन से गाइस, देन उस कंडीशन में आपका डेड वेट लॉस आ जाएगा। बट अगर आप परफेक्ट कंपटीशन में हो, P इक्वल टू MC, देन उस कंडीशन में गाइस कोई भी डेड वेट लॉस नहीं होती है। ठीक है, तो गाइस करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, सिंपल क्वेश्चन था गाइस। अगर आपको पता था कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स मार्केट का कंडीशंस, उसकी इंटरप्रिटेशन गाइस अगर आपको पता था अच्छे से, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते। ठीक है, ओके गाइस, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 आपको यहाँ पे गिवन है कि द डिमांड फंक्शन इज गिवन एज log q इक्वल टू log a प्लस 0.5 log p, where q is the quantity, p is the unit price of the goods, and a is a positive real number. The own price elasticity of demand is what? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, इलास्टिक या फिर इनइलास्टिक। गाइज मैंने कई बार ऑलरेडी इस चीज़ों को बता रखा है कि अगर लॉग लॉग फंक्शंस रहा, अगर लॉग लॉग फंक्शंस रहा कि डिपेंडेंट वेरिएबल में भी लॉग रहा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी लॉग रहा, तो उस कंडीशन में गाइज जो इसका कोफिशिएंट है ना, वही उसका होता है प्राइस इलास्टिसिटी। जैसे यहाँ पे P है तो ये हमारा बन जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी। अगर यहीं पे I होता तो ये जो कोफिशिएंट है ना, यही कोफिशिएंट हमारा बन जाता इनकम इलास्टिसिटी। तो गाइस आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि भाई इस कंडीशन में जो हमारा इलास्टिसिटी वैल्यू होगा वो क्या होगा? 0.5। और गाइस 0.5 लेस देन 1 है, और हमें पता है कि जब 1 से लेस देन अगर कोई वैल्यू होती है इलास्टिसिटी का, तो उस कंडीशन में गाइस वो क्या होता है? इनइलास्टिक होता है। तो करेक्ट क्या बन जाएगा? इनइलास्टिक। ठीक है, और गाइस सेम क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है IIT गेट 2024 या फिर 2023 वाले पेपर्स पे। ठीक है, तो गाइस आप नोट पॉइंट बना के लिखो इस चीजों को कि अगर लॉग लॉग फंक्शंस रहा तो उसका जो कोफिशिएंट का जो वैल्यू है ना, उसका जो कोफिशिएंट का वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या P है, तो ये हमारा बन जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी। अगर इनकम होता गाइस तो ये हमारा बन जाता इनकम इलास्टिसिटी। अब गाइस इसको मैथमेटिकली आप प्रूव कर सकते हो। अगर मैं इसको मैथमेटिकली गाइस अगर मैं प्रूव करूं, ठीक है गाइस, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हमें पता है ना, EP इज इक्वल टू DQ बाई DP इंटू P बाई Q। तो इसका मतलब है गाइस कि हमें पहले DQ बाई DP निकालना होगा, बट आपको तो लॉग में गिवन है। तो गाइस इसको कन्वर्ट कर लो ना, कन्वर्ट कर लो इसको। तो गाइस यहाँ पे गिवन है log Q इक्वल टू गाइस log A प्लस log B, log A प्लस log B। तो गाइस हमें पता है कि log A प्लस log B इक्वल टू क्या हो जाएगा? log A इंटू B, पता है। और गाइस ये यहाँ पे है तो ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी गाइस कई बार इस चीज़ों को बता रखा है। log का ये बेसिक प्रॉपर्टी है, जैसे log 2 पे पावर 5 है तो ये 5 उठ के यहाँ पे आ जाएगा ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 log 2। तो सेम चीज़ है, इस 5 को अगेन यहाँ पे बैठा दो तो ये 0.5 उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? log A प्लस
लॉग पी पे पावर 0.5, हाँ पी पे पावर 0.5। तो गाइज अब हम लोग इसको अगेन एक स्टेप लिखेंगे, लॉग क्यू इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। तो लॉग ए इंटू बी, तो ये क्या बन जाएगा, ए पी पे पावर 0.5। अब गाइज एंटी लॉग लो, तो एंटी लॉग गाइज जैसे ही हम लोग एंटी लॉग लेंगे, एक्सपोनेंशियल लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, Q इक्वल टू ए इंटू पी पे पावर 0.5। तो गाइज अब यहाँ पे Q का वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो गया, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो आपको डी क्यू बाई डी पी का वैल्यू मिल जाएगा, P डिवाइडेड बाई Q, तो ये Q का वैल्यू यहाँ रख दो, तो आपको इलास्टिसिटी वैल्यू मिल जाएगा। बट गाइज अगर आपको ये चीज पता है ना कि भाई ये लॉग लॉग में जो कोफिशिएंट है वही उसका इलास्टिसिटी है, तो गाइज विद इन 10 सेकंड के अंदर में आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, ये मैथमेटिकल अप्रोच है गाइज। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल अप्रोच से। ओके, तो गाइज क्यू का वैल्यू आपको मालूम चल गया कि भाई क्यू का वैल्यू आ गया ए पी पे पावर 0.5। गाइज इसको डिफ्रेंशिएट करो, डी क्यू बाई डी पी इक्वल टू ए इंटू 0.5 इंटू पी पे पावर एन एक्स एन माइनस 1। तो ये हमारा बन जाएगा माइनस 0.5। गाइस 0.5 का मतलब है 1/2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, ए पी पे पावर माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, लिख सकते हैं। आप गाइस इसको 0.5 पे भी रख सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो कि नहीं उसको 0.5 में ही रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, रखो, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया, डन। ओके गाइस, अब इलास्टिसिटी वाला फॉर्मूला क्या था, डी क्यू बाई डी पी, और डी क्यू बाई डी पी का वैल्यू आपने अभी जस्ट कैलकुलेट किया, ए इंटू 0.5 इंटू पी पे पावर माइनस 0.5 इंटू, अब गाइस यहाँ पे क्या है, P बाई क्यू, तो P डिवाइडेड बाई Q, और Q का वैल्यू आपको पता है कि भाई ये A P पे पावर 0.5, तो A P पे पावर 0.5। तो गाइस अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल होगा, जैसे A और A कैंसिल हो गया। ठीक है, अब गाइस ये ऊपर चले जाएगा, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 0.5 P पे पावर माइनस 0.5 इंटू पी इंटू, गाइज ये ऊपर चले जाएगा, तो क्या बन जाएगा, P पे पावर माइनस 0.5। गाइज ये सेम है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो इसको लिखो 0.5 P माइनस 0.5 प्लस 1 प्लस माइनस 0.5। तो ये गाइज कैंसिल होके इसका पावर क्या बन जाएगा, 0, तो 0.5 P पे पावर 0, और गाइज ये 0 है ना, तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 0.5, सेम ही तो आया, सेम ही तो आया 0.5। ठीक है, तो गाइस इलास्टिसिटी का वैल्यू ईपी, इलास्टिसिटी का वैल्यू आपका आ गया 0.5, 0.5। और गाइस हमें पता है कि अगर इसका वैल्यू, इलास्टिसिटी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होता है, तो उस कंडीशन में गाइस हमारा डिमांड क्या होगा, इलास्टिक होगा। सो डिमांड इज इलास्टिक। अगर ईपी का वैल्यू इक्वल टू 1 होगा गाइस, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, यूनिट इलास्टिक होता है। अगर ईपी का वैल्यू लेस देन 1 है, तो इसका मतलब है गाइस कि वो हमारा इनइलास्टिक होगा, डिमांड इज इनइलास्टिक। तो गाइस 0.5 किस कैटेगरी में आ रहा है, इस कैटेगरी में आ रहा है ना, इस कैटेगरी में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्या होगा, इनइलास्टिक होगा, सिंपल। ठीक है, तो गाइज मैंने 2 अप्रोच बताया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको पहला अप्रोच गाइज पता था तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं भी पता है गाइज तो आप मैथमेटिकल अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके गाइज, नोट पॉइंट बना के मैं इस चीज़ों को लिखा हूं कि इनइलास्टिक डिमांड का मतलब ये होता है कि अगर 1% प्राइसेस पे इंक्रीज होती है, तो उसका जो डिमांड है ना गाइज, वो लेस देन 1% से डिक्रीज होगा। और गाइज ये बेसिकली नेसेसिटी गुड्स के लिए यूज होता है। मैं ऑलरेडी गाइज इस चीज़ों को कई बार डिस्कस कर रखा है। ठीक है, ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे आपको गिवन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, रेपो रेट, क्वांटिटेटिव ईजनिंग,
फ्रैक्शनल बैंकिंग एंड रिवर्स रेपो रेट। तो गाइस सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई ये कन्वेंशनल होती क्या है, कन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी। गाइस तो दो चीज होता है, एक होता है कन्वेंशनल और दूसरा होता है अनकन्वेंशनल। ठीक है, तो गाइस कन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली सेंट्रल बैंक यूज करता है रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को और रिवर्स रिक्वायरमेंट को, ताकि ये इन्फ्लेशन को, मनी सप्लाई को और इकोनॉमिक ग्रोथ को गाइस कंट्रोल कर सके। और एक डेफिनेशन है गाइस कन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी का, इज अ सेंट्रल बैंक टूल्स दैट चेंजेस द कॉस्ट टू बोरो मनी टू इंक्रीज और रिड्यूस द डिमांड। गाइस आप खुद सोचो कि अगर किसी भी इकोनॉमी में गाइस रिसेशन की सिचुएशन है, तो अगर उस कंडीशन में उस इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना है तो सेंट्रल बैंक को आना होगा और इंटरेस्ट रेट को घटाना होगा, देन फिर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, फिर जो है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा एंड देन आउटपुट हमारा इंक्रीज होगा। तो जो सेंट्रल बैंक गाइस जो यूज करता है ना, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, ये जो सारे टूल्स जो यूज करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, इज यूज्ड व्हेन कन्वेंशनल टूल्स आर इनसफिशिएंट। तो ये जो सारे जो टूल्स है ना, जब ये इनसफिशिएंट हो जाता है, देन उस कंडीशन में गाइस जो टूल्स यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, लाइक गाइस फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, रिसेशन हो गया, उस कंडीशन में जो टूल्स यूज की जाती है ताकि इकोनॉमी को गाइस एक पाथ पे ला सके। ठीक है, ओके, तो गाइस ये सारे टूल्स है जो अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी में यूज होता है। फॉरवर्ड गाइडेंस हो गया, एसेट परचेज हो गया, टर्म्स फंडिंग फैसिलिटी हो गया, एडजस्टमेंट टू मार्केट ऑपरेशन हो गया, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट हो गया। ठीक है, तो सारे गाइस आपको यहाँ पे गिवन है, इसको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, तो अगर गाइस मैं ऑप्शन में मूव करूं, पहला ऑप्शन आपको गिवन है रेपो रेट। गाइस रेपो रेट डायरेक्टली कमर्शियल बैंक सॉरी आरबीआई के द्वारा गाइस यूज किया जाता है रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है, इज द इंटरेस्ट रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लैंड मनी टू द कमर्शियल बैंक। तो जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देगा, उस इंटरेस्ट रेट को गाइस हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। तो अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा तो भाई लोन कम अवेलेबल होगा, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोन ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि भाई यहाँ पे डायरेक्टली कन्वेंशनली गाइस उस चीजों को मैनिपुलेट कर पा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा कन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी होगा। सिमिलरली गाइस रिवर्स रेपो रेट, ये भी हमारा कन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी है। सेंट्रल बैंक गाइस अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग उसको यूज करता है ताकि इकोनॉमी में स्टेबल बना रहे। जो भी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल है उस चीजों को स्टेबिलिटी पे रखना, ये एक गाइस मेजर ऑब्जेक्टिव है सेंट्रल बैंक का। ठीक है, तो गाइस ये भी हमारा क्या कन्वेंशनल है। बट आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई कौन सा अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी है। तो गाइस रेपो रेट तो कन्वेंशनल है, रिवर्स रेपो रेट भी कन्वेंशनल है, तो बचा अब गाइस बी और सी। गाइस फ्रैक्शनल बैंकिंग, ये जो टर्म्स है ना गाइस, ये मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड ही नहीं है। ठीक है, ये जो फ्रैक्शनल बैंकिंग है ना, आपको यहाँ पे गिवन है, फ्रैक्शनल बैंकिंग नॉट अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। गाइस एक बैंकिंग सिस्टम में गाइस ये यूज होता है, हर एक बैंक को एक फ्रैक्शंस रखना पड़ता है उसके डिपॉजिट्स का। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग रिफर्स टू द बैंकिंग सिस्टम वेयर बैंक्स कीप्स ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द डिपॉजिट एज अ रिजर्व एंड लैंड आउट द रेस्ट। सो इट इज अ बैंकिंग प्रैक्टिस नॉट अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। तो गाइस ऑप्शन सी भी कैंसिल हो गया, ए भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ऑप्शन डी। तो गाइस जो क्वांटिटेटिव ईजनिंग हो गया ना, तो यही हमारा होता है अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि QE involves large scale asset purchase by the central bank to inject liquidity into the financial system. It is used when the interest rate are already near zero and the economy needs further stimulus. ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा क्वांटिटेटिव ईजनिंग। ठीक है, तो गाइज ये जो अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी गाइज जो उसी कंडीशन में यूज होता है जैसे काफी ज्यादा क्राइसिस आ गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, रिसेशन आ गया,
कोविड सिचुएशंस भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इस कंडीशंस में गाइज जो सेंट्रल बैंक जो टूल्स यूज करती है मॉनेटरी फिनोमेना के लिए, वो बेसिकली आपका अनकन्वेंशनल होता है। ये सारे गिवन है, ठीक है। और उसमें से गाइज जो क्वांटिटेटिव ईजनिंग होता है ना, वो भी हमारा अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी है, जो कि एक्सट्रीम सिचुएशन में जो है गवर्नमेंट यूज करती है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। गाइस अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप इसको एक बार रीड कर लेना, मैंने डिटेल में ऑलरेडी बता दिया। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार पॉज कर लेना, ठीक है। ओके ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 30। आपको यहाँ पे गिवन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ केन्सियन एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। तो पहला ऑप्शन गाइस आपको गिवन है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1, एमपीसी इज कांस्टेंट, एपीसी इंक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस, या फिर एमपीसी प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1। गाइस नॉट करेक्ट पूछा गया कि भाई कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो गाइस अगर मैं ऑप्शन नंबर ए में मूव करूं, अच्छा तो पहले गाइस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय जॉन मेनार्ड कीन्स गाइस, स्टेटिंग दैट कि जो कंजम्पशन है ना वो डिपेंड है प्राइमरली ऑन द एब्सोल्यूट इनकम। तो गाइस अकॉर्डिंग टू जॉन मेनार्ड कीन्स की जो कंजम्पशन है लोगों का वो डिपेंड किस पे करता है, एब्सोल्यूट इनकम पे। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होता है वैसे वैसे कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। और जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो पॉजिटिव होता है बट लेस देन 1 होगा। और थर्ड थिंग्स गाइस कि जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है फॉल्स एज इनकम राइजेस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस गाइस ये था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी भी फॉल होता है। तो ये मेन 3 चीज था गाइस जो कि जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा दिया गया हुआ था एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो गाइस अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में मूव करूं कि भाई एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो क्या ये सही है या फिर गलत है, इस चीजों को गाइस हम लोग देखते हैं। गाइस हमें पता है ना कि जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, मैं ब्लैक पेन यूज करता हूं, ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू क्या होता है, कंजम्पशन बाय इनकम, ठीक है। सिमिलरली गाइस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग क्या होता है, सेविंग बाय इनकम, सेविंग बाय इनकम, ओके। तो गाइस अगर हम ये दोनों को ऐड कर लेंगे एपीसी प्लस एपीएस, तो ये क्या बन जाएगा, सी बाय वाई प्लस एस बाय वाई। और गाइस इसको कॉमन ले लेंगे वाई सी प्लस एस। और गाइस हमें पता है ना कंजम्पशन प्लस सेविंग किसके इक्वल होता है, इनकम के इक्वल होता है इन 2 सेक्टर मॉडल। तो वाई बाय वाई तो कट के क्या हो जाएगा 1। तो इसको मैथमेटिकली भी गाइस आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब है गाइस ये तो बिल्कुल सही है, बट आपको खोजना है कि नॉट करेक्ट, ठीक है। गाइस सिमिलरली ऑप्शन नंबर बी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज कांस्टेंट। गाइस हमें पता है ना कि जो एमपीसी का वैल्यू है वो ऑलवेज लाई करेगा 0 से लेकर 1 के बीच में, हाँ 0 से लेकर 1 के बीच में। तो गाइस ये तो कांस्टेंट होता ही होता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस, ठीक है। तो अगर गाइस मैं इसको एक बार प्रूफ करूं, इसको मैं एक बार इरेज करता हूं, ठीक है। गाइस हमें पता है ना कंजम्पशन इक्वल टू क्या होता है, सी नॉट प्लस सी वाई, और सी आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ठीक है। तो गाइस अगर मैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालूंगा, एवरेज एपीसी, एवरेज अगर मैं निकालूंगा कि भाई एवरेज कंजम्पशन कितना है, तो गाइस एवरेज क्या हो जाएगा, कंजम्पशन बाय इनकम। तो कंजम्पशन गाइस यहाँ पे हो जाएगा सी नॉट प्लस सी वाई डिवाइडेड बाय वाई। तो गाइस ये क्या बन जाएगा, सी नॉट बाय वाई प्लस
MPC, ठीक है, प्लस MPC। तो गाइस अगर जब इनकम बढ़ेगा तो मैं इसको और एक लाइन लिख देता हूं, APC नॉट सेविंग, सॉरी APC गाइस ये एवरेज कंजम्पशन है, ठीक है। तो एवरेज कंजम्पशन क्या हो जाएगा, C0/Y प्लस स्मॉल c। तो गाइस आप क्लियरली देख सकते हो कि भाई जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका जो एवरेज कंजम्पशन है वो भी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि नेगेटिवली रिलेटेड है, नेगेटिवली रिलेटेड है। बट यहाँ पे आपको गिवन क्या है कि आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज होता है कब, जब आपका इनकम इंक्रीज होगा। नहीं गाइस, देखो आप खुद यहाँ पे ये नेगेटिवली रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका एवरेज प्रोपेंसिटी गाइस घटेगा, ना कि बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है गाइस ये हमारा गलत है, ठीक है। और गाइस ये तो बहुत इजी है, MPC प्लस MPS तो ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, क्योंकि गाइस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस। गॉट इट गाइस। मैं डिटेल एनालिसिस इसीलिए करता हूं ताकि गाइस आप हर एक ऑप्शंस को इंटरप्रेट कर पाए। गाइस मैं डायरेक्ट इसका जो करेक्ट आंसर है मैं वहां पे भी मैं डायरेक्ट जा सकता हूं, बट मैं चाहता हूं गाइस कि आप हर एक चीजों को अच्छे से समझो, ठीक है। इसीलिए गाइस मैं पहले ही हेडिंग डाल देता हूं कि भाई ये डिटेल एनालिसिस होगा। डिटेल एनालिसिस का मतलब है कि हर एक ऑप्शन को गाइस हम लोग चेक करेंगे कि भाई ये सही है तो क्यों है, सही नहीं है तो भाई क्यों नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गाइस क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे आपको गिवन है कि लेट f इक्वल टू x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब प्लस जेड, देन x df बाय डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ बाय डेल वाई प्लस z इंटू डेल एफ बाय डेल जेड क्या होगा, ठीक है। सिंपल गाइस। तो अगर मैं इसको लिखूं, आपको ये गिवन है ना, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिखता हूं कि f इक्वल टू गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इंटू जेड, ठीक है। ये आपको गिवन है और आपको निकालना है ये वाला x डेल एफ एक्स, हमें निकालना क्या है, x डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस y डेल एफ बाय डेल वाई प्लस z डेल एफ बाय डेल जेड, ठीक है। ये हमें निकालना है, फाइन। और यहाँ पे गाइस आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। तो अगर गाइस मैं निकालूंगा डेल एफ बाय डेल एक्स, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डेल एफ बाय डेल एक्स। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट पे गाइस, तो क्या होगा, जस्ट इसको डेरिवेटिव करो तो क्या बन जाएगा, 2x वाई क्यूब और z, ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये आपका आ गया 2x वाई क्यूब z, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। सिमिलरली डेल एफ बाय डेल वाई निकाल सकते हो ना आप तो अगर गाइस मैं इसको और थोड़ा सा एक स्टेप और लिख देते हैं ताकि आपको, अगर गाइस मैं यहाँ पे x मल्टीप्लाई कर दूंगा, x डेल एफ बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर वाई क्यूब जेड। तो इसका मतलब है गाइस कि ये वैल्यू, मतलब ये वाला वैल्यू हमें मालूम चल गया, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली डेल एफ बाय डेल वाई कर लेंगे, डेल एफ बाय डेल वाई, तो गाइस ये क्या बन जाएगा, 6y स्क्वायर एक्स जेड। बट हमें क्या निकालना है, y इंटू डेल एफ बाय डेल वाई, इंटू कर लो ना, क्या दिक्कत है, डेल एफ बाय डेल वाई। तो गाइस ये क्या बन जाएगा, 6y क्यूब एक्स जेड। तो इसका मतलब है कि भाई हमें ये वैल्यू भी मालूम चल गया, तो यहाँ पुट कर देंगे। अब हमें निकालना है डेल एफ बाय डेल जेड। तो गाइस इसको जस्ट डिफरेंशिएट करो, डेल एफ बाय डेल जेड, तो ये क्या बन जाएगा गाइस, इसका तो पावर 1 ही है ना, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। बट हमें क्या निकालना है, जेड, तो जेड डेल एफ बाय डेल जेड क्या हो जाएगा, जेड एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। गाइस अब आपको सारा वैल्यू मालूम चल गया, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे,
सॉल्व कर लेंगे और जो भी आंसर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो गाइज इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो ये क्या है, 2x² y क्यूब, 2x² y क्यूब z। ठीक है, तो इसका वैल्यू गाइज हम लिख दिए प्लस, तो यहाँ लिखो प्लस। अब क्या है, y डेल एफ बाय डेल वाई, और इसका वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, यहाँ पुट करो 6y क्यूब xz प्लस प्लस z डेल एफ बाय डेल z, इसका वैल्यू क्या है, x² y क्यूब z ना, तो ये हमारा बन जाएगा x² y क्यूब z। ठीक है गाइस, इसको थोड़ा सा अगर अरेंज करके लिखे तो लिख सकते हैं ना, 2x² y क्यूब z प्लस प्लस, गाइस सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे मिस हो गया स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर है, x² 6x² y क्यूब z प्लस x² y क्यूब z। तो कैसे आप देख सकते हो कि ये सारे वैल्यू सेम है, x² y क्यूब z, x² y क्यूब z, x² y क्यूब z। तो कैसे ये कितना हो जाएगा, 6 7 8 और 1 9, तो ये हमारा बन जाएगा 9x² y क्यूब z। ठीक है, ओके, तो गैस अब 9 तो ऑप्शंस नहीं है गैस, कैलकुलेशन देख लेना क्योंकि मेरा कैलकुलेशन बहुत मिस्टेक होता है। 6 7 8 गैस कैलकुलेशन कहाँ मिस्टेक हुआ, डेल एफ बाय डेल एक्स, तो ये हमारा बन जाएगा 2x, सही है बिल्कुल। और इसको जब y के रिस्पेक्ट में गाइस, इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 गाइस यहीं पे दिक्कत हो गया ना, गाइस डेल एफ बाय डेल वाई, तो इसको जब अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3y² x² z, यहाँ पे 3 होगा ना, तो यहाँ पे 3 होगा। कैलकुलेशन गाइज मेरा बहुत मिस्टेक होता है। ठीक है, तो गाइज अब क्या बन गया, 3 4 5 और 1 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, बस छोटा सा मिस्टेक था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6f(x,y,z)। गाइज ये किसके इक्वल है, f(x,y,z) के इक्वल है, तो इसको रिप्लेस कर दो 6f(x,y,z), क्योंकि ये किसके इक्वल है, f(x,y,z), तो इसकी जगह में ये लिख लो, तो क्या बन जाएगा 6f(x,y,z), सिंपल। गाइज मैं एक बार फिर से एक बार इसको बताता हूँ, ये क्वेश्चंस गिवन था और यहाँ पे f का फंक्शंस आपको गिवन है, तो मैंने जस्ट इसको डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट पे, सिंपल डेरिवेटिव है, कर सकते हैं 2x y क्यूब z। तो हमें जब x के साथ गाइज जब हम लोग डेरिवेटिव किए तो हमें ये वैल्यू आ गया, बट हमें निकालना क्या था, x इंटू डेल एफ बाय डेल एक्स, तो यहाँ पे गाइज x के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा बन जाएगा ये, तो इसका वैल्यू गाइज तैयार हो गया। अब हमें क्या निकालना है, डेल एफ बाय डेल वाई, तो गाइज इसको y के साथ डिफ्रेंशिएट करो, बट हम कर दिए थे इसके साथ, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे 6 आ गया था। तो डेल एफ बाय डेल वाई, तो गाइज इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या बन जाएगा 3y² x² z, बट हमें क्या निकालना है, y डेल एफ डेल वाई। ठीक है, डेल एफ डेल वाई, तो गाइज ये हमारा क्या बन जाएगा 3y³ x² z, वही वैल्यू तो यहाँ पे है 3y³ x² z। ठीक है, अब सेम चीज गाइज इसको करना है, तो अब तो कर ही सकते हो, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, इसको ऐड कर लेना है तो वही हमारा वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, ओके गाइज मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 आपको यहाँ पे गिवन है कि लेट f(x) इक्वल टू -3x² इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 3x इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, और यहाँ पे गाइस सिंपल आपको डेरिवेटिव पूछा गया। ठीक है, सिंपल डेरिवेटिव। तो अगर गाइस मैं इसको यहाँ पे पहले एक बार लिखता हूँ फिर इसको सॉल्व करते हैं, f(x) इक्वल टू -3x² इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 3x
इंटू 1 - x का स्क्वायर माइनस 1 - x का क्यूब। ठीक है, ये हमें गिवन था। और गाइस हमें सिंपल पूछा गया है कि भाई इसका डेरिवेटिव क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो गाइस अगर हम लोग इसको डेरिवेटिव करेंगे तो गाइस क्या होगा इसका वैल्यू, जस्ट इसको डेरिवेटिव करो, क्या होगा। तो पहले इसको इनटू कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा -3x² माइनस माइनस प्लस 3x³ तो गाइस इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट पे तो ये क्या बन जाएगा -6x प्लस 9x²। ठीक है, तो गाइस इसका वैल्यू हमें मालूम चल गया। सिमिलरली अगर हमें ये वाला वैल्यू निकालना हो, ठीक है, तो गाइस ये क्या बन जाएगा। हाँ, पहले इसको गाइस ओपन कर लो, 3x1 प्लस x² माइनस 2x, फिर अगेन गाइस यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा 3x प्लस 3x³ माइनस 6x²। अब इसको गाइस डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा 3 प्लस 9x² माइनस 12x। ठीक है, ये बन जाएगा। एंड गाइज लास्ट अब इसको कर दूं, चाहे इसको ओपन कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज अगर मैं इसको डेरिवेटिव करूं तो इसका क्या आएगा 1 - x का क्यूब। ठीक है, 1 - x का क्यूब। तो गाइज इसको आप ओपन भी कर सकते हो, बट ओपन करना क्यों है, डायरेक्ट इसको लिखो ना 3 1 - x और चेन रूल, तो ये क्या बन जाएगा -1। बट गाइज यहाँ पे माइनस ऑलरेडी अटैच है, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। तो अगर इसको गाइज अगर मैं फ्रेश से लिखूँ, इसका जो वैल्यू है डेल एफ बाय डेल एक्स, गाइज इसका वैल्यू कितना आया -6x प्लस 9x², -6x प्लस 9x² माइनस और इसका वैल्यू गाइज कितना आया, ये वाला आया ना 3 प्लस 9x² 3 प्लस 9x² -12x। ठीक है, अब क्या है माइनस माइनस, और गाइज इसका डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आया, ये वाला आया ना, ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस 3 इंटू 1 - x। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लो यार। ठीक है, तो गाइज कुछ टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, -6x प्लस 9x² माइनस 3 माइनस 9x² माइनस माइनस प्लस 12x प्लस 3 माइनस 3x। तो गाइज ये कुछ टर्म्स यहाँ पे कैंसिल होगा, 9x² माइनस 9x² कैंसिल हो गया, -3 प्लस 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, डन। और गाइज यहाँ पे आपका रिमेनिंग क्या होगा 12x माइनस 3x माइनस 6x, तो ये क्या बन जाएगा 12x माइनस 9x। ठीक है, तो गाइज 12x माइनस 9x हमारा क्या बन जाएगा 3x। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3x, जो कि एक भी आंसर्स नहीं है। एक भी आंसर्स नहीं है 3x। गाइस इसको हम लोगों ने डेरिवेटिव किया ना, जस्ट इसको मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद हम लोग उसको डेरिवेटिव किया, तो -6x प्लस 9x²। ठीक है, फाइन। ये तो कैंसिल हो जाएगा ना -9x²। ठीक है, -3x² प्लस 3x³ और इसको जब हम लोग डेरिवेटिव किए तो इसका वैल्यू आ गया ये। सिमिलरली इसको जब हम लोग डेरिवेटिव किए तो गाइस इसका वैल्यू आ गया -3। ओके,
3x³ माइनस 6x²। आई डोंट नो गाइस इसका आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा, बट एक्सप्लेनेशन तो सही है। आई डोंट नो गाइस, इसको देखेंगे गाइस हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होगा और भी, बट गाइस मेथड सेम है। ओके तो गाइस इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 33 गिवन है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो गाइस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता क्या है। तो गाइस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक ऐसी मेथड है जिसमें हम लोग इवैल्यूएट करते हैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ इन्वायरमेंटल पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट को बाय कंपेयरिंग द बेनिफिट एंड द कॉस्ट ओवर द टाइम पीरियड, ठीक है। तो गाइस एक मेथड है जिसमें हम लोग इन्वायरमेंटल पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करते हैं उसके बेनिफिट और कॉस्ट से, ताकि हम उसके इकोनॉमिक एफिशिएंसी को मेजर्स कर सकें। गाइस अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपके घर के सामने अगर एक केमिकल फैक्ट्री सेटअप हो जाए, तो गाइस जाहिर सी बात है कि अगर ये केमिकल फैक्ट्री अगर सेटअप होगा तो इससे जितना भी वेस्ट निकलता है गाइस, इससे आपको तो इफेक्ट होगा। तो लेट सपोज कि अगर इस कंपनी से बेनिफिट हो रहा है 100 रुपीज, जस्ट एग्जाम्पल, और इसके कारण आपको कॉस्ट लग रहा है 50 रुपीज, तो अभी भी गाइस बेनिफिट है ना 50 का, अभी भी क्या है बेनिफिट है 50 का। तो अगर आप कॉस्ट एंड बेनिफिट से इस चीजों को साझा करना चाहते हैं तो अब क्या करोगे। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, ठीक है, और आपको पूछा गया कि भाई नॉट करेक्ट, द एनालिसिस डज नॉट इनकॉर्पोरेट द पीपल प्रेफरेंसेस फॉर द पॉलिसी। गाइस ये बिल्कुल ही गलत है। आप खुद सोचो कि अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को आप कंपेयर करना चाहते हो, वही एग्जांपल है फैक्ट्री और आपका यहाँ पे मकान है, घर है, और ये केमिकल फैक्ट्री से गाइस वेस्ट निकलता है। तो अब आप जो है इसके साथ साझा करना चाहते हैं कि आपका जो फैक्ट्री है इससे धुआं निकलता है और इससे हमें जो है 50 रुपीज का कॉस्ट लगता है, ठीक है, 50 रुपीज का कॉस्ट लगता है। तो ये जो हाउस होल्ड है यहाँ पे, ये अपना बात यहाँ पे रख रहा है ना, मतलब ये हाउस होल्ड वहां पे जा रहा है, अपना जो प्रिफरेंस है गाइस वो उसके सामने में वो बोल रहा है कि हाँ आपके फैक्ट्री में जो भी पॉल्यूशंस हो रही है वो हमारे घर को इफेक्ट कर रहा है। तो ये अपना प्रिफरेंस को वहां पे रख पा रहा है, कब, जब ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो पाएगा तब। तो वही चीज तो है, बट यहाँ पे गिवन है कि दिस एनालिसिस डज नॉट इनकॉर्पोरेट द पीपल्स प्रीफरेंस फॉर अ पॉलिसी। नहीं गाइस, जब भी पॉलिसी बनेगा ना, अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा तो उस केस में पीपल्स के प्रीफरेंस को जो है कॉर्पोरेट किया जाएगा। बट यहाँ पे गिवन है कि नॉट इनकॉर्पोरेट, बट गाइस इनकॉर्पोरेट किया जाएगा जब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा तब, क्योंकि गाइस अगर इनकॉर्पोरेट ही नहीं होगा तो भाई बात ही नहीं होगा, और जब बात ही नहीं होगा तो भाई कॉस्ट बेनिफिट तो फिर मेजर ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। गाइस कॉस्ट और बेनिफिट कब मेजर्स होगा, अगर इसका बेनिफिट 100 है, इसका कॉस्ट 50 है, ठीक है, तो ये आपस में मिला होगा ना, तभी तो ये डिसाइड किया होगा कि भाई आपका कॉस्ट 50 है और आपका बेनिफिट 100 है, देन ये लोग वहां पे साझा किया है, ठीक है। तो वही चीज है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा गलत, और यहाँ पे आपको वही निकालना है कि नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 34। आपको यहाँ पे गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो गाइस यहाँ पे आपको गिवन है जीडीपी इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर पेमेंट्स। गाइस हमें पता है ना कि जीडीपी इज द समेशन ऑफ वेज प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट और प्लस डिविडेंड। तो इस सारे फैक्टर पेमेंट्स को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें जीडीपी मिल जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही है। और गाइज ये आपका MSQ है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन बी में मूव करूं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस नेट डेप्रिसिएशन। गाइस हमें पता है ना कि जो एनडीपी होता है, एनडीपी क्या होता है, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। जीडीपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो वो हमारा बन जाता है एनडीपी। ठीक है, और गाइज यहाँ पे सेम चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई ये भी हमारा क्या सही है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन सी में मूव करें, जीएनपी इज इक्वल टू द जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। गाइज ये तो बहुत ही इजी है, हमें पता है कि भाई जीएनपी क्या होता है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये भी सही है, ये भी आपका सही है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस जीडीपी। गाइस आपको यहाँ पे गिवन है कि जो एनएनपी है ना वो किसके इक्वल है, जीएनपी माइनस जीडीपी। जीएनपी माइनस जीडीपी, गाइस ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एनएनपी क्या होता है, एनएनपी आपका होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। जीएनपी में से जब डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो वो हमारा बन जाएगा एनएनपी। बट आपको गिवन है कि भाई जीएनपी माइनस जीडीपी होता है एनएनपी, नहीं, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो गाइज ये गलत है और ये सही है, और आपको निकालना है कि भाई करेक्ट कौन सा है। तो गाइज ए, बी और सी आपका बन जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है गाइज, सिंपल डेफिनेशन बेस्ड है, आपको पता होना चाहिए। जीडीपी जो है सम ऑफ ऑल फैक्टर पेमेंट होता है, वेज प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस डिविडेंड। सिमिलरली गाइज एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। सिमिलरली जीएनपी क्या होता है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये भी सही है। बट एनएनपी क्या होता है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन होता है, बट यहाँ पे आपको गिवन है जीडीपी, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा और करेक्ट आंसर बन जाएगा ए, बी एंड सी। ओके ओके गाइस, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, और यहाँ पे आपको गिवन है कि कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0, 2x प्लस py इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y प्लस pz इक्वल टू 0, the values of p for which the system of equation have infinitely many solutions। ठीक है, तो हमें p का वैल्यू को फाइंड आउट करना है किस कंडीशन में, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, गाइस कोफिशिएंट क्या है 1 2 3, तो यहाँ लिखो 1 2 3। कोफिशिएंट ऑफ x क्या 2 है, 2, y का कोफिशिएंट p, और यहाँ पे तो z का यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो ये बन जाएगा 0। सिमिलरली ये वाला 3 2p 3 2p। ठीक है, और गाइस क्या क्या वेरिएबल है, x y z, तो यहाँ पे लिखो x y और z, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 0 आ जाएगा यहाँ पे। और गाइस इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की यहाँ पे बात हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो डिटर्मिनेंट है ना कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, वो मस्ट बी 0 होना चाहिए। तो गाइस अब इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालो, डिटर्मिनेंट निकालो इसका, तो जस्ट फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट्स। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 2 3 1 2 3 2p0 2p0 3 2p 3 2p। तो गाइस इसका डिटर्मिनेंट निकालो, सिंपल। ठीक है, इसको एज इट इज रखो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस, इसको एज इट इज रखो, ये क्या बन जाएगा 2p प्लस ये क्या बन जाएगा 4 माइनस 3p 4 माइनस 3p। तो गाइस डिटर्मिनेंट आ गया, और इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब गाइस ये सिंपल क्वाड्रेटिक है यार, अब तो इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा बन गया पी स्क्वायर माइनस
5p प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, डन। तो गाइस पी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। गाइस इसको जब सॉल्व करोगे ना, मैं डायरेक्ट लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ, ठीक है, लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ। तो लास्ट स्टेप आपको आएगा पी स्क्वायर माइनस 13p प्लस 12 इक्वल टू 0। अब गाइस इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना, ठीक है, इसको 1 रखना, फिर उसके बाद पी स्क्वायर माइनस 0, फिर माइनस, फिर 2 को एज इट इज रखना, फिर उसके बाद क्या बन जाएगा 2p प्लस 3 को एज इट इज रखो, ये क्या बन जाएगा 4 माइनस 3p, 4 माइनस 3p। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 13p प्लस 12 इक्वल टू 0। अब गाइस ये क्वाड्रेटिक हो गया, तो अब इसको सॉल्व करो तो क्या बन जाएगा p माइनस 1 p माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से p का वैल्यू 1 आएगा और 12 आएगा, तो गाइस 1 और 12, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए और डी। सिंपल गाइस, इसमें कुछ था ही नहीं। यहाँ पे आपको गिवन था कि भाई हमें इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के बारे में बात करना है, तो जब भी इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा गाइस, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम लोगों ने सिंपल डिटर्मिनेंट निकाला, और डिटर्मिनेंट गाइस आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से निकाला जाता है। अगर नहीं भी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले इसको रखो, फिर उसके बाद इसको और इसको गाइस कट कर दो, तो बचा क्या ये वाला, सो पी स्क्वायर माइनस 0। सिमिलरली यहाँ पे प्लस था तो अब ये माइनस में चलेगा, माइनस, इसको लो यहाँ पे 2, अब ये वाला और ये वाला को ब्लॉक कर दो, ठीक है, एंड सिमिलरली गाइस फिर आप ले सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल डिटर्मिनेंट निकाला और इसका वैल्यू आया ये, और इसको गाइस जब सॉल्व करोगे तो आपको p इक्वल टू 1 या फिर 12 आ जाएगा, ठीक है। ओके, मूव टू क्वेश्चन नंबर 36। आपको यहाँ पे गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज दैट द फॉर्मर मेजर्स फोकसेस ऑन deprivations, और ऑप्शन बी है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज इनसेंसिटिव टू इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन दी पॉपुलेशंस। तो गाइज अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 की बात करूं, ठीक है, कि भाई दोनों में क्या डिफरेंस है, ओके, तो गाइज आप यहां पे देख सकते हो कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, HDI, ये मेजर्स करता है ओवरऑल वेलबींग यूजिंग द 3 डायमेंशन के बेसिस पे। गाइस आपका फर्स्ट हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और इनकम पर कैपिटा, ठीक है। एंड सिमिलरली जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है गाइस, वी फोकसेस ऑन deprivation in the similar dimensions but especially measures the illiteracy rate, lack of access to resources like clean water and healthcare, long term unemployment, ठीक है। तो गाइज ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि HPI फोकस करता है डेप्रीवेशन में। गाइज नाम ही है ना पॉवर्टी, तो पॉवर्टी गाइज क्या डेप्रीवेशन से रिलेटेड है, तो आप ये भी कॉमन सेंस लगा के इसको आंसर कर सकते थे। और HDI गाइज ऑलवेज मेजर्स द डेवलपमेंट, ओके, इसका नाम ही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब ये डेवलपमेंट को मेजर करता है कि भाई हेल्थ के अकॉर्डिंग में इंडिया का क्या रैंक है, कितना डेवलपमेंट है, ठीक है। ये डेप्रीवेशन की बात नहीं करता है HDI। जो पॉवर्टी है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ये बात करता है डेप्रीवेशन के बारे में। तो गाइज ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन बी में गाइज मूव करूं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो इनसेंसिटिव टू इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन द पॉपुलेशंस, तो गाइज ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जो HDI है ना गाइज, वो एग्रीगेट मेजर्स ऑफ अ कंट्रीज एवरेज अचीवमेंट इन द हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। However, it does not account for the inequality in the distribution of this achievement, ठीक है। उसके लिए गाइज क्या होता है, इनइक्वालिटी एडजस्टेड
HDI होता है जो कि इस एड्रेस को इशू करता है जो आपको यहाँ पे गिवन है। तो ये चीज याद रखना कि जो HDI है वो इनसेंसिटिव होता है इनइक्वालिटीज के खिलाफ, इनसेंसिटिव टू इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन द पॉपुलेशंस। तो HDI कभी भी गाइस इनइक्वालिटी को मेजर्स नहीं करता है, मतलब ये इनसेंसिटिव है। तो बिल्कुल सही है, इनसेंसिटिव है, तो उसके लिए गाइस IHDI जो है इनइक्वालिटी को मेजर्स करता है। ठीक है, तो ये भी सही है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी की गाइस बात करें कि इनकम बेस्ड पॉवर्टी लाइन आर सफिशिएंट टू कैप्चर द वेलबींग ऑफ अ कंट्री सिटीजन्स, तो गाइस ये इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर आप सिर्फ बोलो कि भाई इनकम बेस्ड पॉवर्टी लाइन वही सफिशिएंट है टू कैप्चर द वेलबींग ऑफ द कंट्री सिटीजन, नहीं गाइस, बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जो इस पॉवर्टी लाइन के और भी है, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, क्लीन वाटर हो गया, सोशल इनइक्वालिटीज हो गया, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गया, जो कि ये नॉन मॉनेटरी फिनोमेना है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है पॉवर्टी को डिसाइड करने के लिए। तो अगर आप सिर्फ बोलोगे कि भाई इनकम के बेसिस पे आप पॉवर्टी लाइन को खींच दो और वही जो है कैप्चर करेगा कंट्रीज के वेलबींग को, बिल्कुल नहीं। अगर आपको कंट्रीज के वेलबींग को सफिशिएंटली गाइस कैप्चर करना है तो उसके लिए आपको मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स को आपको कंसीडर करना होगा। नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स गाइस ये सारा आपका हो गया, हेल्थ केयर, एजुकेशन, क्लीन वाटर, इनइक्वालिटीज, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो इसका मतलब है कि भाई ये तो हमारा बिल्कुल गलत है। एंड सिमिलरली गाइस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कंसीडर डिफरेंसेस इन इंट्रा हाउसहोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेस। ठीक है, तो गाइज ये भी आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि MPI मेजर्स करता है पॉवर्टी अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशंस पे, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, बट इट डू नॉट कैप्चर द इंट्रा हाउसहोल्ड इनइक्वालिटी। ठीक है, तो गाइज ये जो HDI है और MPI है ये कभी भी इनइक्वालिटीज के बारे में नहीं बताता है कि भाई कितना इनइक्वालिटीज है, नहीं, इनइक्वालिटीज के बारे में ये नहीं बताता। इनइक्वालिटीज गाइस कौन बताता है? आपका IHDI और HPI। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट बना के लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A एंड ऑप्शन नंबर B। ठीक है, तो गाइस नोट पॉइंट बना के जरूर लिखना इस बातों को कि जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है ये आपका डेप्रीवेशन से रिलेटेड है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये डेवलपमेंट के बारे में बताता है। ठीक है, सिमिलरली जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है गाइस वो इनसेंसिटिव है इनइक्वालिटीज के बारे में, वो इनइक्वालिटीज के बारे में बताता ही नहीं, वो डेवलपमेंट के बारे में बताता है। तो गाइस ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे इनसेंसिटिव लिखा हुआ है। एंड सिमिलरली ऑप्शन C एंड D आर इनकरेक्ट, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि भाई कंट्रीज का अगर आपको वेलबींग मेजर्स करना है तो सिर्फ आप इनकम को ले लो, वही उसका वेलबींग मेजर्स होगा, बिल्कुल गलत, क्योंकि बहुत सारे नॉन इनकम फैक्टर भी है। ठीक है, तो इसीलिए ये गलत होगा। इसको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 37 आपको यहाँ पे गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर द की फीचर्स ऑफ इंडियाज न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। पहला, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कंप्लीट नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज, ग्लोबलाइजेशन एंड इंक्रीज्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है ये तो गाइज बिल्कुल सही है। हमें पता है कि लिबरलाइजेशन हुआ था इकोनॉमी का। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट कंट्रोल्स ओवर द इकोनॉमी, जो भी रिस्ट्रिक्शन था गाइज बिजनेस पे, ट्रेड पे, उसको हटा दिया गया था, क्योंकि 1991 से पहले गाइज लाइसेंस राज सिस्टम हुआ करता था, आप सभी को पता है। जब ये लिबरलाइज हुआ गाइज 1991 में, तो जितने भी ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम था इसको रिमूव कर दिया गया, इंपोर्ट टेरिफ को गाइज हटा दिया गया, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया, डीरेगुलेशन किया गया इंडस्ट्री को ताकि वो प्रमोट कर सके एक कॉम्पिटिशन्स को। तो गाइज ये तो एक फीचर्स था 1991 का, तो ये तो बिल्कुल सही होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर B, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, तो गाइज ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब ये है कि भाई रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट्स
in the business activity by either selling the public sector enterprises to private players or reducing the government ownership। तो गैस ये भी इसका एक फीचर्स है, इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। तो गैस ये भी आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगर आप बोलो कि भाई कंप्लीट नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल इंडस्ट्री, तो गाइज ये बिल्कुल गलत है। नेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि ऑनरशिप का ट्रांसफर होता है ऑफ प्राइवेट बिजनेस टू द गवर्नमेंट्स, ठीक है। बट गाइज ऐसा तो हुआ नहीं है। इंडिया डिड नॉट इम्प्लीमेंट नेशनलाइजेशन इन 1991, इंस्टेड इट मूव्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस बाय द प्राइवेटाइजेशन ऑफ सर्टेन सेक्टर, हमें पता है, ठीक है। तो गाइज ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर डी की बात करें गाइज, तो आपको पता है ना कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को गाइज बढ़ावा दिया गया, इंक्रीज हुआ है ड्यू टू दी ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये तो गाइज बिल्कुल सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है ए, बी और डी। और गाइज उसके रीजन्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। और इसका गाइज मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ठीक है। और लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप वहाँ पे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे, ओके। ओके गाइज, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 37 आपको यहाँ पे गिवन है कि अ कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूटिलिटी फंक्शन इज गिवन बाय, ठीक है। तो ये आपको गिवन है। एंड क्वाज़ी-लीनियर यूटिलिटी फंक्शन इज गिवन बाय दिस थिंग्स, ठीक है। और आपको यहाँ पे बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर नॉट करेक्ट। CES utility function is homothetic but the quasi-linear utility function is non-homothetic। guys मैंने ऑलरेडी इस चीज़ों को बता रखा है, होमोथेटिक क्या होता है, नॉन होमोथेटिक क्या होता है, ठीक है। होमोथेटिक का मतलब ये है कि जो MRS है ना, MRS जो है ना, ये इसका फंक्शंस पे होना चाहिए, मतलब Z1 बाय Z2 के फंक्शंस पे होना चाहिए। तो अगर ये गाइस आ गया तो इसका मतलब है कि ये हमारा होमोथेटिक है। अगर ये Z1 बाय Z2 के टर्म्स पे नहीं आ पाया तो इसका मतलब है कि वो हमारा नॉन होमोथेटिक है। गाइस मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी यूटिलिटी फंक्शंस गिवन है और आपको पूछा जाए कि भाई बताओ कि ये होमोथेटिक है या फिर नहीं है, तो आप उसका MRS निकाल लेना। अगर जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स गिवन है, यहाँ पे x1, x2, y1, y2 कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे गिवन है Z1 और Z2, तो इसका जो रेशियो है ना Z1 बाय Z2 पे ये डिपेंड होना चाहिए। इसका MRS Z1 बाय Z2 पे डिपेंड होना चाहिए। अब गाइज यहाँ पे पावर वगैरह कुछ भी हो सकता है, बट ये इसके रेशियो पे डिपेंड होना चाहिए। अगर ये इसके रेशियो पे डिपेंड नहीं हुआ देन हम बोलेंगे उस कंडीशन में कि भाई ये हमारा नॉन होमोथेटिक होगा। ये तो गाइज फर्स्ट मेजर्स हो गया। दूसरा गाइज आप इसको क्या करो कि लैम्डा यूनिट से दोनों को इंक्रीज कर दो। अगर लैम्डा कंप्लीटली फैक्टर आउट हो गया देन उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि भाई ये हमारा होमोथेटिक फंक्शन है, ठीक है। तो गाइज अगर हम यहाँ पे इस फंक्शंस को 2z1 प्लस log z2 और मैं दोनों को लैम्डा Z1 और लैम्डा Z2 से इंक्रीज करता हूं, तो 2 लैम्डा Z1 प्लस log लैम्डा Z2। तो गाइज यहाँ पे लैम्डा बाहर नहीं निकल पाएगा, और मैंने अभी आपको जस्ट बताया ना कि जब लैम्डा कंप्लीटली फैक्टर आउट हो जाएगा देन उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि हाँ ये फंक्शन हमारा होमोथेटिक है। तो गाइज यहाँ पे तो लैम्डा कंप्लीटली फैक्टर आउट ही नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा नॉन होमोथेटिक है, ठीक है, नॉन होमोथेटिक है। आप गाइस इसका MRS से भी चेक कर सकते हो। अगर इसका MRS निकालोगे तो क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय Z2, तो ये क्या बन जाएगा 2Z2, ठीक है। तो ये गाइस इसके रेशियो पे नहीं है ना, MRS Z1 बाय Z2 का रेशियो आना चाहिए अगर वो होमोथेटिक होगा तो, ठीक है। तो गाइज नोट पॉइंट बना के लिख देना कि अगर किसी भी फंक्शंस को होमोथेटिक बताना हो तो आपके पास दो अप्रोच है। पहला, आप
एम आर एस निकाल लो। एम आर एस का फॉर्मूला पता है, एम यू एक्स बाई एम यू वाई। अब गाइज इसको निकाल सकते हो डेल यू बाय डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल यू बाय डेल वाई। अगर ये एक्स बाई वाई पे गाइज अगर ये आ गया तो इसका मतलब है कि ये हमारा होमोथेटिक है। अगर नहीं आया तो इसका मतलब है कि ये हमारा होमोथेटिक नहीं है। सिमिलरली दूसरा अप्रोच है कि भाई लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई से दोनों को इंक्रीज कर देना। अगर लैम्डा कंप्लीटली फैक्टर आउट हो गया तो इसका मतलब है कि ये हमारा होमोथेटिक है। तो गाइस कोई सा भी दोनों अप्रोच आप यूज कर सकते हो। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको गिवन है कि जो CES यूटिलिटी फंक्शन है ये होमोथेटिक है। तो गाइस अगर आप इसका MRS निकालोगे, जस्ट फाइंड आउट द MRS डेल यू बाय डेल Z1 डिवाइडेड बाय डेल यू बाय डेल Z2, ठीक है। तो गाइज इसका जस्ट आप MRS फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका गाइज जो MRS आएगा ये आपका आएगा 1 बाई डेल्टा डेल्टा Z1 डेल्टा -1 डिवाइडेड बाय डेल यू बाय डेल Z2, तो 1 बाय डेल्टा डेल्टा Z2 पे पावर डेल्टा -1, ठीक है। तो गाइज ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो इसका बचा क्या, MRS क्या आया, Z1 बाय Z2 पे पावर डेल्टा -1। तो गाइज ये MRS इस पे डिपेंड हो रहा है Z1 बाय Z2 के रेशियो में। तो ये तो हमारा होमोथेटिक है। बट इसका गाइज जब अगर आप MRS निकालोगे तो ये होमोथेटिक नहीं होगा। निकालो, आपको गिवन क्या था, 2Z1 प्लस log Z2 log Z2। तो गाइज निकालो इसका MRS निकालेंगे तो क्या होगा, डेल यू बाय डेल Z1 डिवाइडेड बाय डेल यू बाय डेल Z2। तो गाइज ये क्या बन जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय Z2। तो ये Z2 ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2Z2। तो यहाँ पे तो Z1 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा नॉन होमोथेटिक होगा। तो गाइज ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर गाइज हम डेल्टा का वैल्यू 1 रख लेंगे तो गाइज यहाँ पुट करो 1, यहाँ पुट करो 1, डेल्टा का वैल्यू 1 पुट करो, तो ये क्या बन जाएगा, यूटिलिटी इक्वल टू 1 बाय 1 इंटू Z1 पे पावर 1 प्लस Z2 पे पावर 1। तो गाइज यूटिलिटी इक्वल टू क्या बन गया, Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2। तो गाइज ये आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, हाँ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। और गाइज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ऐसा होता है ना। और गाइज किसी भी फंक्शंस को अगर हमें बताना है कि भाई वो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स कब होगा, जब वो इस तरह का रहेगा ना, तभी ये हमारा कॉन्वेक्स है ना, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। बट गाइज ये तो नहीं है। तो वही चीज़ है कि अगर फॉर डेल्टा इक्वल टू 1 CES यूटिलिटी फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, ये स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स नहीं होगा। फॉर स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स गाइज द शेप वुड बी लाइक दिस, द शेप वुड बी लाइक दिस। तो इसका मतलब है कि भाई ये भी हमारा सही होगा, ठीक है। अगर MRS की बात करें गाइज, फॉर CES फंक्शंस एंड द कोसाइलिनियर फंक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन बोथ Z1 एंड Z2। नहीं गाइज, जब आप MRS निकाले CES का, तो गाइज इसका MRS का वैल्यू आया था कि कितना, अभी हम लोगों ने जस्ट कैलकुलेट किया था ना, Z1 बाय Z2 पे पावर डेल्टा -1। तो ये तो डिपेंड है, बट गाइज ये डिपेंड नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि ये हमारा गलत है, नॉट ट्रू। और वही आपको निकालना है, नॉट ट्रू। तो इसका मतलब है गाइज कि ये तो आपका बिल्कुल सही है, नॉट ट्रू। अगर Z1 इक्वल टू Z2 हो जाए, ठीक है, अगर Z1 और Z2 इक्वल हो जाए, देन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज 2 फॉर बोथ द CS एंड द QL वैल्यू। गाइज जस्ट पुट करो Z1 इक्वल टू Z2। MRS आपको पता है ये आपका CES का है, और आपको पता है कि भाई Z1 इक्वल टू Z2 है। तो गाइज पुट करो Z1 डिवाइडेड बाय Z2, बट Z2 इसके इक्वल है Z1 के, तो Z1 पे पावर डेल्टा -1, ठीक है। तो गाइज ये क्या बन गया 1। तो 1 पे पावर गाइज कुछ भी रहे, ये क्या बन जाएगा 1। बट आपको गिवन है कि भाई ये 2 के इक्वल है, 2 के इक्वल है, नहीं 2 के इक्वल नहीं है, ये तो 1 के इक्वल है, ठीक है।
ये आपका 1 के इक्वल है, बट अगर यहाँ पे अगर हम Z1 और Z2, बट गाइज ये कुछ भी हो सकता है Z2, ठीक है, तो ये भी हमारा गलत है, ठीक है। तो आपको गलत निकालना था, नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ओके फाइन, सी एंड डी आर दी करेक्ट, ओके। ये 38 क्वेश्चन है, ओके। तो गाइज आज हम लोगों ने क्वेश्चन 38 तक डिस्कस किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट में गाइज हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 से फिर उसके जो रेस्ट क्वेश्चन है हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ओके। और गाइज मैं इसका जो PDF है टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक गाइज मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से ज्वाइन हो जाना, ओके। ओके गाइज, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है। ओके गाइज, बाय।